Today we are going to learn the chapter 4 of class 11th chemistry, which is the D and F block elements. Now this chapter is actually a very informative chapter. इसमें बहुत ज़्यादा information है सिर्फ, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को हम कई चैप्टर्स में यूज़ करते हैं. जैसे कि इस चैप्टर में मेटल्स के बारे में दिया हुआ है. डी एंड ब्लॉक में डी ब्लॉक में मेटल्स आते हैं, तो मेटल्स के बारे में दिया हुआ है और उनकी वैलेंसीज के बारे में दिया हुआ है. तो जब हम रिडॉक्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन मेटल्स की वैलेंसीज कैसे रिडॉक्स में हेल्प करती है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में हमारा दिया हुआ है कि वी विल लर्न अबाउट द पोजीशन ऑफ डी एंड ब्लॉक. पता है, यहाँ पे बीच में आता है बिल्कुल पीरियोडिक टेबल. ठीक है, देन वी विल नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एंड द ब्लॉक एलिमेंट्स. तो जैसे कि हम किसी भी एलिमेंट को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं. तो हम वो देखेंगे कि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है. उसके बाद हम देखेंगे कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि है क्या एक्चुअली. एंड देन वी विल सी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, यूजेस ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4. Cr और Mn यहाँ पे डी ब्लॉक के दो एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों जो सब्सटेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे हम टाइट्रेशन भी करते हैं. तो टाइट्रेशन करते वक्त इनके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो रिडॉक्स ईजिली बन जाता है. And then we will understand the general characteristic properties of D and F blocks, and then the properties of F block elements, and then comparative account of lanthanoids and actinoids. यानी कि ये F block के बारे में एक छोटा सा टॉपिक होगा. तो ये है, we've got this much in our hands, and first we are going to check on with D block, then we are going to check on with F block. तो सबसे पहले हम D block करेंगे, जो कि यहाँ तक है. ये कलर हो गया ऑक्साइड्स हो गए यहाँ तक है. ठीक है, उसके बाद हम K2Cr2O7 और KMnO4 के बारे में और F blocks के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, तो द डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 to 12. ठीक है, इन विच द डी एलिमेंट्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन ईच ऑफ द 4 एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, सो ये पीरियोडिक टेबल तो यहाँ पर दिस इज गॉट नो पीरियोडिक टेबल ओवर हियर, सो लेट्स फाइंड द पीरियोडिक टेबल. ओके, आई होप यू फाइंड इट सून. Where do we find it? Oh, right. Yes. So I've got a small book in which I've got the periodic table mentioned, so it'll be easier for us to actually study. So this block here is known as the D block. Okay, this one is S block, this one and this one, and here we have got 1 2 3 4 5 6 P block, and here in between both of these we've got 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 groups. These are called groups. So we've got 10 groups of P block, and we've got 1 2 3 4 periods of D block. Okay, so what it's written is that the D block is progressively filled. Like यहाँ पे सबसे पहले D जो है वो D1 होगा. ये D का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये D1 होगा, ये भी D1 होगा, ये भी इनमें भी D1 होंगे. ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअली यहाँ पे शो करते जाते हैं. मतलब एक्चुअली पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म ऐसा होता है कि ये बनाते हैं, फिर उसके बाद ये पूरा यहाँ पे एडजस्ट करो, ये बनेगा, फिर ये पार्ट एंड में आएगा. बट क्योंकि फिर वो पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा हो जाता है, तो उसको शॉर्टन करने के लिए हमने ये जो बीच की जो दो लाइन थी उनको यहाँ पे ला दिया और पूरी पीरियोडिक टेबल से छोटी बनाई. ठीक है, तो ये बस एक एडजस्टमेंट है. एक्चुअली पीरियोडिक टेबल वैसा होता है. तो ठीक है, तो इनमें डी ऐड होंगे, फिर इनमें एक और डी में ऐड होगा, तो D2 हो जाएगा, D3 हो जाएगा. और हमें पहले से पता है कि जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 5 3 to 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसी तरीके से D में 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं. क्यों? क्योंकि S जो होता है उसमें एक बॉक्स बनाते हैं, तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. फिर P बनाते हैं, उसमें 3 बॉक्स बनाते हैं, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. और फिर D बनाते हैं, उसमें 5 ब्लॉक्स बनाते हैं, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं. तो हम 10 ऐड करेंगे तो प्रोग्रेसिवली हमारे पास 10 ग्रुप्स हो गया. और फिर ये जो है ये कॉलम है, इनकी शेल नंबर बताते हैं. जैसे 4 है, तो इसमें 4 लास्ट शेल है, तो 4 लास्ट शेल एक्चुअली में S शेल होता है. अगर हम इसकी कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि स्कैंडियम की कॉन्फिगरेशन में लास्ट में 4S आती है. तो उसमें 3D जो पार्ट होगा ना वो 1 होगा. अब इस पर हमें एक छोटा सा टॉप कर लेना चाहिए बेसिक पर, इवन बहुत अंडरस्टैंडेबल चीज़ है. तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. राइट, ये होता है हमारे 3D10 का. तो एक्चुअली में जो स्कैंडियम है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 होता है. तो ये जो इसमें फोर्थ का एस सबशेल है वो फिल है, लेकिन आउटर मोस्ट तो है तो फोर्थ ही ना. और फिर उसके बाद डी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रिंसिपल से इस तरीके से की जाती है. तो अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल पे वापस आ जाएं, तो इस पीरियोडिक टेबल में इसकी लास्ट शेल 4 है, इसलिए फोर्थ पीरियड में आता है. लेकिन इसकी जो डी है वो 3 ही है, तो इसलिए 3D है. 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5 3D6 3D7 3D8 3D9 3D10. ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. आगे लिखा हुआ है कि देयर ये 4F और 5F के बारे में लिखा हुआ है कि इनको एक सेपरेट पैनल में बॉटम में लिखा जाता है. और द नेम्स ट्रांजिशन मेटल्स एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑफन यूज्ड टू रिफर टू द एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक. तो जो डी ब्लॉक है उनको ट्रांजिशन, और जो एफ ब्लॉक है उनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है. क्योंकि ये जो डी ब्लॉक है ये एक्चुअली में एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिशन है. इनके प्रॉपर्टीज इनके बीच में आती है. उसी तरीके से ये जो ये है, ये इसमें भी उसके उस ट्रांजिशन के भी अंदर है, इनके बीच में नहीं पड़ती, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं. ये एक ओल्ड यूजेज है. अब उसके बाद हम देखते हैं कि देयर आर 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. मैंने बताया फ्रॉम 3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक. ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक याद होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक याद होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक याद होना चाहिए. मतलब 3 30 याद होना चाहिए. स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, हाफिनम, टैंटलम, टंगस्टन, डिनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी. लैंथेनम याद कर सकते हैं इसमें, लेकिन लैंथेनम अभी हम देखेंगे कि वो डी ब्लॉक में आता है, एफ ब्लॉक में आता है, कैसे होता है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो जो फर्स्ट सीरीज है फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, इट इज द 3D सीरीज. एंड देन वी हैव यट्रियम टू कैडमियम व्हिच इज 4D सीरीज. एंड वी हैव लैंथेनम टू मर्क्यूरी व्हिच इज द 5D सीरीज. एंड देन HF to Hg. So see, even here it is written that lanthanum and hafnium to mercury. So that means lanthanum is a part of the 3D, and then others from cerium, like this lanthanum was actually over here, and then from cerium it is F block. Okay, similarly this actinium over here is of D block, and then Rutherfordium to copernicium is 5D series.
sorry 6d series, and the thorium to lawrencium is in the F block. Okay, so originally the name transition metal was derived from the fact that the chemical properties were transitional. Okay, I've already told this. And there is one more thing which is that ये zinc और cadmium जो है ना, D block का definition ये था, मतलब olden times में D block की definition थी that D blocks were those blocks in which the D block is partially or fully filled. No, partially filled. The D block is partially filled either in any of their oxidation state or their elemental state. But यहाँ पर जिंक जो है वो fully filled हो जा रहा था, तो जिंक fully filled हो जा रहा था, इसलिए जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो तीन लास्ट के डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं वो एक्चुअली में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ही नहीं. ओके, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा और जहाँ पे भी पूछा जाएगा कुछ भी, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट और आंसर उसी हिसाब से करते हैं. ठीक है, क्योंकि वो इनके एंड मेंबर्स हैं, इसलिए उनकी केमिस्ट्री यहीं पे स्टडी की जाती है. ठीक है, अब द प्रेजेंस ऑफ पार्टली फिल्ड डी और एफ ब्लॉक ऑर्बिटल्स इन देयर एटम्स मेक ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, क्योंकि इसमें जो डी ब्लॉक है वो एक बड़ा ब्लॉक है और वो एक्चुअली में खाली है, तो इसकी वजह से इनका ट्रांजिशन इनके और इनके बीच में बहुत ज्यादा आता है. हाउएवर द यूजुअल थ्योरी ऑफ बैलेंस एज एप्लीकेबल टू नॉन ट्रांजिशन कैन बी अप्लाइड सक्सेसफुली टू द ट्रांजिशन आल्सो. अब बहुत सारे मेटल्स की यहाँ पे कुछ पढ़ना चाहिए कि यूजेस दिए हुए हैं कि मतलब कैसे यूज होता है सिल्वर गोल्ड, और ये सब एक्चुअली में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना. तो हमने अभी पढ़ा क्या, हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ द डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, बट फिर से ये दिया हुआ है. ओके, अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे, वो भी मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ. ऑलमोस्ट इसलिए मैंने बोला क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं. ओके, सो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस. एक्चुअली एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, वो होते तो लॉजिकल है, बट हमारे लॉजिक से थोड़े दूर होते हैं, इसलिए हमें एक्सेप्शंस रखते हैं. तो इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो पैलेडियम है, इनकी पैलेडियम देखते हैं यहाँ पर, पैलेडियम यहाँ पर. ठीक है, पैलेडियम अगर हम लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 8 आएगा. ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर पैलेडियम वेयर इट्स कॉन्फिगरेशन इज 4d 10 5s 0, तो पैलेडियम की कॉन्फिगरेशन 4d 10 5s 0 हो जाती है, मतलब उसके दो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं डी में फ्रॉम एस, मतलब एस में जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना वो डी में चले जाते हैं. ठीक, एंड देन वी हैव क्रोमियम एंड कॉपर. अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए हो रहा होगा बिकॉज डी ऑर्बिटल फुलफिल हो जा रही है. तो अब हम कह सकते हैं निकल में ऐसा होता है, निकल में ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज निकल में शायद उतनी अट्रैक्शन नहीं हो पा रही है कि वो डी इलेक्ट्रॉन्स मतलब एस में से एस आउटर है ना, तो एस में से वो डी खींच ले, उतनी नहीं हो पा रही होगी, लेकिन पैलेडियम ऐसा कर लेता है. एंड देन वी हैव क्रोमियम एंड कॉपर. ओके, दीज बोथ एक्चुअली ये दोनों हाफ के जस्ट पहले, देखो मैंगनीज हाफ है, 1 2 3 4 5 5 मतलब कि हाफ होता है ना, तो हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, हमने पढ़ा है. तो हाफ फिल्ड अगर स्टेबल होता है तो मैंगनीज स्टेबल है, क्रोमियम चाहेगा कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं, तो इसलिए वो एस में से एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेगा और अपने आप को बना लेगा 3d5. उसी तरीके से कॉपर जो है वो जिंक की तरह, क्योंकि जिंक 3d10 है, ज्यादा स्टेबल है, जिंक की तरह स्टेबल होने के लिए एस में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बना लेगा 3d10 4s1. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जाती है. नाउ आई विल एडवाइस यू कि आप इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 करके पूरी एटलीस्ट स्कैंडियम टू जिंक लिखें, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में चेंजेस आएंगी. तो कहाँ पर आएंगी, पैलेडियम में आएंगी, क्रोमियम में आएंगी, कॉपर में आएंगी. ठीक, और यहाँ पे उसके रीजंस दिए हुए हैं. एंड देन यहाँ पे दिया हुआ है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो आउटर मोस्ट में स्कैंडियम में 3d1 है, 4s2 है, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d4 होता है, बट 4 मैंने बोला जैसे कि 5 हाफ फिल होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो 5 है और एस में से एक ले लेते हैं. देन 5 2 6 2 7 2 8 2 एंड देन 10 1 9 नहीं, बिकॉज मैंने बोला 10 10 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसे वो एक इलेक्ट्रॉन में से लेगा, 10 1 हो जाएगा. ठीक, उसके बाद यहाँ पे है याट्रियम जिर्कोनियम वाली जो सेकंड हमारी सीरीज है, तो उसमें 1 2 2 2 3 2 नहीं आता. देखिए हमारे पास यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आ रहा है नायोबियम में. नायोबियम में 3 2 होना चाहिए था, बट वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा. आई गेस वो लेना तो दोनों जा रहा होगा, बट वो उतना नहीं ले पाएगा, इसलिए वो दो से ही मतलब 4 पे ही काम चला लेगा. देन वी हैव मॉलिब्डेनम जो कि क्रोमियम के जस्ट नीचे आता है. क्रोमियम के जस्ट नीचे है तो प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए ना, वो भी अगले की तरह एक इलेक्ट्रॉन अपने पास एस में से ले लेगा और बना लेगा 5 1. नाउ दिस टेक्नीशियम इज समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट डज दिस, मतलब उसको होना तो 5 2 चाहिए था, बट इट डज समथिंग लाइक दिस. ओके, एंड देन वी हैव रुथेनियम व्हिच हैज 7 1, रोडियम व्हिच हैज 8 1, पैलेडियम व्हिच हैज 10 0. ये एक एक्सेप्शन था. ठीक है, तो हम एक्सेप्शन को यहाँ मार्क कर देते हैं. एंड देन वी हैव 10 1 फॉर सिल्वर एंड देन कैडमियम 10 2. ओके, सो दिस इज आल्सो एन एक्सेप्शन एक्चुअली. देन वी हैव इनमें एक्सेप्शन बहुत आएंगे, बिकॉज जितना आप नीचे जाते जाओगे आपको और लॉजिक समझ में आते जाएंगे, और इसकी वजह से उन लॉजिक्स की वजह से एक्सेप्शंस बढ़ते जाएंगे. यहाँ 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 9 1, ये इसकी तरह कर रहा है, बट एक ही दिखा रहा है. 10 1 ये भी उसकी तरह कर रहा है और 1. तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो लॉजिक बैठा था पहले कि 4 नहीं 5 होना चाहिए, वो नहीं आ रहा है. उसके बाद नायोबियम में जैसा वैसा नहीं आ रहा था. इट्स जस्ट एक्सेप्शन, एक्चुअली ये ट्रू है, मतलब ये नॉर्मल है, वो एक्सेप्शन थे. राइट, एंड देन लास्ट जो है 4f में सॉरी 5d में 5d सीरीज है 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 नहीं है, दिस इज एन एक्सेप्शन. एंड 10 2, so this is a very good series because it has least number of exceptions finally. Okay, now the d orbitals of the transition elements protrude to the periphery of an atom more than the other. ठीक है, तो आपने d का जो फिगर देखा होगा, फिगर जो होता है उसमें s सर्कुलर होता है, p इस तरीके से डंबल शेप होता है, एंड d जो होता है उसमें डबल डंबल होता है, सीरीज दो डंबल होता है. तो ये बहुत प्रोट्रूड कर रहा होता है उसकी पेरिफेरी, एटम के जो बाहर के होते हैं, बाहर का हिस्सा होता है उसमें निकल के आ रहा होता है. ठीक, तो hence they are more influenced by the surrounding as well as the effect of the atom or molecule surrounding them. In some respect ions of the given d and configuration have similar magnetic and electronic properties, which partly we'll see what this happens. Okay, ना अब हम देखो हमने किसी के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपको पता होगा एक चैप्टर है केमिस्ट्री में जिसका नाम है हाइड्रोजन. उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अलग ही दुनिया है, तो हम सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं. फिर उसके बाद एक चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक के, एक चैप्टर है पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम उसको इंडिविजुअली पढ़ते हैं. एक चैप्टर हाइड्रोजन पे है, उसके बाद एक चैप्टर एस एंड पी ब्लॉक पे है. तो अब हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक पे. तो सब जब भी हम किसी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम वो कहाँ पर है वो पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में उसकी जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं जो है जनरल प्रॉपर्टीज, जो है पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी. सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये क्योंकि मेटल्स होते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी होगी, तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, डक्टिलिटी होती है, मैलिबिलिटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, मेटालिक लस्टर होती है, विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम मर्करी एंड मैंगनीज. दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में इनमें वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स होंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन पा रहे हैं मेटालिक में. ठीक है, तो फिक्स प्रॉपर्टीज नहीं है. अब क्या है कि ये जो ग्राफ है ये बहुत प्यारा सा ग्राफ है. ये ग्राफ आपको बता रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट होने का कितना टेम्परेचर है. तो यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, मतलब बढ़ते जाएंगे हम, और यहाँ पे उसकी मेल्टिंग पॉइंट है. तो ठीक है, तो सबसे जो नीचे की एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो मतलब कि
मतलब उनकी एटॉमिक नंबर कम है, ठीक है, और एटॉमिक मास भी कम है। हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट है स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम, उनमें मास कम है। सेकंड उसके बाद जो ग्रुप आएगा वो उसके नीचे आएगा, उसके मासेस ज़्यादा है, तो उससे मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट्स में चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहला जो है उसमें इस तरीके से बढ़ता है, क्रोमियम तक बढ़ता है, फिर मैंगनीज पर अचानक से कम हो जाता है, और फिर उसके बाद बढ़ के इस तरीके से एक कर्व बनाता है। ठीक है, हमें ये पार्ट याद रखना है, क्रोमियम पे बढ़ता है और मैंगनीज से कम होता है, तो सबसे ज़्यादा क्रोमियम और सबसे कम ये जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा। और हम जिंक को अगर छोड़ दें तो जिंक से पहले कॉपर आएगा, तो कॉपर का सबसे लास्ट में। ठीक, उसके बाद सेकंड वाले में भी इसी तरीके से जिर्कोनियम और जिर्कोनियम है, उसके बाद वो बढ़ेगा, फिर वो मॉलिब्डेनम बढ़ेगा, टेक्नीशियम बीच वाले जो एलिमेंट है 5 पे उस पर घट जाएगा, और फिर उसके बाद बढ़ के कम होगा और इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड में है हाफिनम, टैंटलम और टंगस्टन सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे टंगस्टन ही सबसे ज़्यादा है, और फिर उसके बाद घटता है तो घटता ही चल जाता है, फिर बढ़ता नहीं है बीच में। तो ये एक तरीके का ईजी मेमोराइजेशन के लिए ग्राफ बना सकते हैं, जिसमें याद रहेगा कि बीच में मैंगनीज घटता है, टेक्नीशियम घटता है और टंगस्टन हाईएस्ट रहता है। तो ये ग्राफ इजीली हमें याद करने में मदद करता है, क्योंकि आप ये पूरा पढ़ के आंसर नहीं देने वाले हो। ठीक है, मतलब इट्स ईजियर राइट कि आप इस ग्राफ को समझ लो। उसी तरीके से ट्रेंड्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ एटॉमाइजेशन, एटॉमाइजेशन मतलब कि अगर वो एटम में नहीं है, मतलब वो इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसके एटम्स में तोड़ने के लिए कितनी उसको हीट लगेगी। तो वो बिल्कुल देखिए इसी की तरह ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहा है, पहले बढ़ रहा है, बीच में घट जा रहा है और फिर बढ़ के घट रहा है, बढ़ रहा है, घट जा रहा है, बढ़ के घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है और घट ही रहा है। तो ये एक्चुअली में वही सेम टाइप की सीरीज है। आई डोंट नो व्हाई दे चेंज द कलर। सीरीज 1 यहाँ पे रेड है, यहाँ पर ग्रीन है, मतलब कलर सेम रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। ओके व्हाटएवर, उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं कलर में। तो एक जनरलाइजेशन in general, greater the number of valence electrons, stronger is the resultant bonding. Since the enthalpy of atomization is important factor in determining the standard electrode potential. अभी standard electrode potential यहाँ पे यूज बता रहा है। इस चैप्टर को पढ़ने का क्या फायदा है? चैप्टर को पढ़ने का फायदा ये है कि आगे जाके एक चैप्टर है जिसमें हम जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब केमिस्ट्री में जितनी चीजें होती हैं, ये जो हम ज्यूलरी यूज करते हैं या मेटालिक में जो भी चीज यूज करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट की जाती है, कुछ ना कुछ उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है? वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू किया जाता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाकर उसमें करा जाता है। तो या फिर जो सेल्स यूज करते हैं हम, वो हमें एनर्जी देती है, और एनर्जी की तो आजकल हमें सोर्सेस की कमी है ना, हमें एनर्जी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आएगी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो कैसे सेल है, बैटरी है, वो वर्क करता है। तो वो सारी चीजें आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और सोचो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और वो कैसे वर्क करता है उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पार्ट ले रहे हैं, जो एटम्स एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ले रहे हैं, वो है किस तरीके के, वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते। तो वो इस तरीके के हैं, वो डी एलिमेंट्स के हैं, और डी एलिमेंट्स के जो डी ब्लॉक वाले जो 5 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से एक डी बना रहे हैं, और 1 2 3 4 5 ये जो डी एलिमेंट्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, ये बहुत इजीली निकाले भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि enthalpy of atomization एक फैक्टर है फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड इट इज अ चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन उसका यूजेज इनऑर्गेनिक के इस चैप्टर से आता है। ठीक है, उसके बाद मेटल्स विद वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट टेंड टू बी मोर नोबल इन देयर रिएक्शंस, यानी कि वो ज्यादा नोबल होते हैं। नोबल होते हैं मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करना चाहते, मतलब जिनमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी वो रिएक्ट नहीं करेंगे। यानी कि ये जो टंगस्टन है इसकी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास टंगस्टन है, टंगस्टन की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हाईएस्ट है, इसका मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट है। तो इसका मतलब वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, एक्चुअली में बस रिएक्टिविटी सीरीज को कहते हैं। कभी याद क्या होगा, केदारनाथ का माली आलू चावल जरा फीके पकाता है, याद आया कुछ दिमाग में? तो वो जो के और फिर उसके बाद Na Mg वो पहले लिखा था, वो तो हमने एस ग्रुप का लिखा था। उसके बाद आलू चावल के नीचे जरा फीके, मतलब वो जो एलिमेंट्स आते हैं नीचे में ना, वो एक्चुअली में रिएक्टिविटी बताता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो कौन ज्यादा रिएक्टिव है वो इन्हीं चीजों से आता है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो जनरली आयंस विद द सेम चार्ज इन द गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन डी में आता है, ठीक, लेकिन उसका प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, और डी एक ही है, डी वही है, लेकिन प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इज नॉट इफेक्टिव। शील्डिंग इफेक्ट हमने पढ़ा है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, वो शील्ड करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करता है। तो डी के शील्डिंग इफेक्ट उतनी वो नहीं है, मतलब कि जैसे एस है वैसे सर्कुलर होता है, तो शील्ड करना मतलब क्या होता है, ऐसे कवरिंग बनाना। एस की कवरिंग है, पी की एक दो ऐसी डबल कवरिंग है, डी की ऐसे 4 कवरिंग है जो कि अलग अलग एरिया में प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए उसकी शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होती है। तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा उसके इलेक्ट्रॉन, डी के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से, वो एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और पी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम होगा। ठीक है, ऐसे सेम ट्रेंड ऑब्जर्व होता है एटॉमिक रेडियाई में। कहने का मतलब ये है कि स्कैंडियम बड़ा होगा, अगले में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, बट एक प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन उसी में ऐड हो रहा है, मतलब उसी डी में ऐड हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन खींचेगा तो साइज छोटी हो जाएगी। फिर उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, लेकिन एक और प्रोटॉन भी ऐड हो गया तो और साइज छोटी हो जाएगी। बिल्कुल एस ब्लॉक जैसे ही है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना कि बोरॉन है, फिर बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सबसे छोटा हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि उसके पी ही में एटम्स पी में ऐड हो रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो पी में ऐड हो रहे थे, लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन बढ़ता जा रहा था, तो वो जो अट्रैक्शन था वो बढ़ता जा रहा था। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन को बताओ। ठीक है, वो तीसरा इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील होगा, तो इसका मतलब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने प्रोटॉन को शील्ड कर रहे थे, बचा रहे थे तीसरा इलेक्ट्रॉन ना आए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके साथ साथ एक प्रोटॉन भी तो आया था ना। मतलब कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर में, तो वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो प्रोटॉन भी ऐड होता है ना, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर प्रोटॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो डी के हैं वो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन जो शील्ड करने वाले थे ना, एस के होते तो वैसे एस के होते पूरे एरिया में होते, पी के होते तो 2 एरिया में पूरे होते, डी के हैं तो 4 दूर दूर प्रोड्यूस्ड एरिया में है, उतने अच्छे से नहीं शील्ड कर पाएंगे, लेकिन जो अट्रैक्शन फील होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो साइज छोटा होता रहेगा। ठीक है, तो स्कैंडियम से कैसे आगे साइज छोटा, अब जब साइज छोटा हो रहा है तो रेडियस छोटी ही होगी ना, वही तो लिखा है यहाँ पर कि रेडियस में भी सेम ट्रेंड अप्लाई होता है, सेम ट्रेंड की बात ही बराबर है, साइज छोटा मतलब ही रेडियस कम होना होता है भाई। हाउएवर द वेरिएशन विद इन द सीरीज इज क्वाइट स्मॉल, मतलब ये जो इतना से इतना छोटा नहीं होता है, हल्का 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 कम होता जाता है। ठीक है, An interesting point emerges when the atomic size of one series are compared with those of the corresponding। अच्छा अब देखो ये क्या बोल रहे थे, पहले हम देख रहे थे कि एक ही सीरीज में क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा कम होता था, अब इंटरेस्टिंग थोड़ी ना ये थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अब ये देखो कि इनमें क्या हो रहा है, तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है जो कि यहाँ पे डार्क एंड की हुई है, और वो इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है उसको हम पढ़ते हैं कि when the atomic size of one series are compared with those of the corresponding elements in other series, the curves and figures show an increase from first to second series to the elements, but the radii of the third are virtually same as those of the corresponding of the second. The phenomena associated with the intervention of 4f orbitals, which must be filled before the 5d electrons begin. The filling of 4f and 5d results in large regular decrease in atomic called lanthanide contraction, which essentially compensates for the expected, अभी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, अभी कम कर दूंगी ये सब बोलना, increase in atomic size with increase in number. The net result of lanthanide contraction is that the second and the third d series exhibit similar blah blah blah। ठीक, अब समझो क्या चीज है।
बहुत अच्छे से समझो। यहाँ पे जितने भी डब्बे बने ना, इनमें सोचो, वो ऐसे सोचो स्कैंडियम प्रेस करेंगे, बड़ा सा ऐसे एटम निकल के आ जाएगा, फिर अंदर डाल देते हैं, फिर टाइटेनियम निकल जाएगा, वेनेडियम निकल जाएगा, सारे जो निकल के आ रहे हैं फर्स्ट में सैंडियम, टिटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक, बहुत कम छोटे होते जा रहे हैं, छोटा हुआ है, ठीक है, हाथ छोटा हुआ था। अब देखो यट्रियम में जाएंगे, इनमें से इनमें जाएंगे, तो अगले शेल में जा रहा है, 4 से 5th शेल में जा रहा है, तो साइज तो बढ़ना चाहिए, तो सही बात है बढ़ा। 5 यट्रियम बड़ा है स्कैंडियम से, ऐसे प्रेस करते हैं स्कैंडियम निकलता है इतना बड़ा, यट्रियम निकलता है इतना बड़ा, साइज छोटा होता जाता है कैडमियम तक, ठीक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आती है जब हम यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर एक एफ ब्लॉक था, जो कि मैंने बोला कि पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली इतना लंबा था, ये यहाँ था, और फिर ये चीज वहाँ थी, लेकिन अब वो चीज वापस यहाँ काटी गई है ना, पेस्ट की गई है ना, इसको काटो, इसको हटाओ, इसको यहाँ पे रखो, इसको वापस लाओ, तो यहाँ पे बीच में बहुत बड़ी सीरीज है, ठीक। तो अगर आप देखा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से 6 जाएंगे, तो 5 अगर इतना बड़ा था तो 6 इतना बड़ा होगा, राइट। लेकिन यहाँ से आगे जाएंगे तो इसमें घुसेंगे, ये एक्चुअली यहाँ था, इसमें चले जाओ, ये कम होता जाएगा, साइज कम होता जाएगा, साइज कम होता जाएगा, साइज यहाँ तक आएगा, कम हो गया। अब जब तुम इस पे हाफ एनम पे आओगे ना, जब तुम इस हाफ एनम पे आओगे तो उसकी साइज जिरकोनियम बराबर होगी, सिर्कोनियम के बराबर हो जाएगी, वो इतनी छोटी हो जाएगी आगे बढ़ते बढ़ते, समझ में कुछ आ रहा है? मतलब यहाँ से यहाँ तक बढ़ते बढ़ते बढ़ा था, ये एक्चुअली 14 है, काउंट नहीं कर पा रहे तो मैं बताती हूँ, ये 14 है, 14 में कम बहुत कम हो जाएगा, तो कम होते होते इतना कम हो गया कि हाफ एनम की साइज जिरकोनियम के बराबर आई, लैंथेनम की साइज यट्रियम के बराबर आ गई, टैंटेनम की साइज नाइट्रियम के बराबर आ गई, और कम होती गई, यहाँ पे कम हो गई। और फिर उसके बाद ये एक्चुअली में आगे भी यहाँ पे फॉलो होता है, और हमने पहले भी पढ़ा है, पी ब्लॉक में भी पढ़ा है कि लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है, थेलियम में होता है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आगे वाले में भी होगा, तो ये इसको एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन कहते हैं। ये जो इसकी वजह से आ रहा है लैंथेनम के, देखो जैसे कि जो चीज किसी चीज के बराबर दिखती है ना, उसको हम OID लगा देते हैं। जैसे कि अगर कोई ह्यूमन है, तो ह्यूमन जैसा क्या हो सकता है, रोबोट हो सकता है, तो हम रोबोट्स को ह्यूमनॉइड रोबोट्स बोलते हैं, सुना होगा ह्यूमनॉइड रोबोट्स, यानी ह्यूमन जैसे दिखने वाले रोबोट्स। उसी तरीके से अमीबा है, अमीबा एक अजीब सी चीज है, तो अगर वैसी अजीब सी चीज एक और आ रही है तो हम उसको बोलते हैं अमीबॉइड, अमीबा जैसा दिखने वाला। तो OID लगाने से हम ये बोल रहे हैं कि उसके जैसा दिख रहा है। तो ये था लैंथेनम सीरीज, और उसके आगे ये जो बाकी ब्ला 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 है ना 14, इनको हम मतलब 13, इनको हम बोल रहे हैं लैंथेनॉइड, मतलब लैंथेनम जैसा। ये 4F का ऊपर वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड, और नीचे वाले को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड। मैं F ब्लॉक में रिपीट नहीं करूंगी, तो यहीं पे ध्यान से समझ लो, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी लैंथेनॉइड्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्यों हो रहा है मैंने अच्छे से समझा दिया, नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके देखो। गुड, नाउ सी कि किस तरीके से साइज वैरी करता है, ठीक है। The net result of the lanthanoid contraction is that the second and the third DCs exhibit similar radii. Zirconium की 160 होती है और हाफ एनम की 159 होती है। ये जो zirconium और हाफ एनम बनाते हैं इसका 160, और ये जो 160 और 159 है, किलोमीटर में नहीं दिया कि 1 किलोमीटर का फर्क पड़ गया, ये PM पिकोमीटर में दिया है, 10⁻15। तो कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब दिखेगा भी नहीं इतना फर्क पड़ा है। मतलब मैंने दिखा भी कैसे, मुझे गला घूमने मन कर रहा है वर्ड्स का, इतना छोटा है ये, लेकिन ठीक है, टू बी प्रिसाइज इतना ही है। एंड हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मच मोर देन दैट एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल। तो अब देखो ये थी हमारी 3D सीरीज, इनकी रेडियस ऐसे इस तरीके से स्कैंडियम से कम हुई, और ये लास्ट में जाके थोड़ी सी बढ़ गई है। बढ़ गई है, अगर लिखते हैं तो मैं बताऊंगी, नहीं लिखते तो मुझे नहीं पता, ठीक है। और फिर उसके बाद अगली सीरीज में इस तरीके से कम हुई, थोड़ी सी बढ़ गई, और उसकी आगे जो रेड में है वो तो बिल्कुल ऐसी चिपकी हुई है उसके साथ, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसके बराबर है। द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज समवॉट सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज एंड इज अट्रिब्यूटेड टू द कॉज दैट इज imperfect shielding of one electron by another. However, the shielding of one 4F by another is less than that of U. That 1D by another, and as the nuclear charge increases along the series, there is fairly regular decrease in the size of the 4F, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब 4F की शील्डिंग और भी कम होती है, इससे साइज और भी कम होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाता है, ये कहने का मतलब। अब द डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस कपल्ड विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट्स इन द जनरल इंक्रीज ऑफ डेंसिटी। तो देखो हमें मास तो पता चला बढ़ रहा है, साइज पता चल रही है कि ऐसे जाके कम हो रही है, तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी ना, इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स। दस फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेंसिटी में बी नोटेड। ये पढ़ टेबल पढ़ लेना, ठीक है, मैं कभी पोस्ट करूंगी, देख कर। उसके बाद आता है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, पोटेंशियल्स, ट्रेंड्स ऑफ स्टेबिलिटी, केमिकल रिएक्टिविटी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड कलर्ड आयन फॉर्मेशन। मैं अभी होमवर्क दे दूँ, ये कलर्स याद हो जाने चाहिए, याद करने का तरीका देखो। स्कैंडियम 3D0, अच्छा आपको तो पता ही नहीं है कि 3D0 कहाँ से है, सही बात है, कैसे याद करो, ठीक है। स्कैंडियम सबसे पहले कलरलेस, टाइटेनियम का +4 कलरलेस, क्योंकि स्कैंडियम की +3 जैसा है। टाइटेनियम +3 जो है वो पर्पल है, याद रख लो कि टाइटेनियम का एक शिप बना है जो पर्पल कलर का है, ठीक। वी का 4 3 2, ये याद करा जा सकता है, वेरी वी ऐसे याद करो, वेरी गुड बॉय, ठीक है। तो वेरी से आया वायलेट यानी ऑलमोस्ट पर्पल कलर, गुड, अरे आई गेस कुछ गड़बड़ है, ठीक है, आई चेक, बट ये सॉरी ये ग्रीन और ये ब्लू होना चाहिए था। उसके बाद देखो क्रोमियम जो है, क्रोमियम वायलेट है, तो क्रोमियम को ऐसे याद करो कि वो कॉपर जैसा है, और कॉपर सल्फेट के कभी क्रिस्टल्स देखें ब्लू, डार्क ब्लू कलर के होता है, तो कॉपर ब्लू होता है, तो क्रोमियम भी ब्लू जैसा है, तो वायलेट है। मैंगनीज याद करो, KMnO4 से टाइट्रेशन करते हो, KMnO4 से टाइट्रेशन करते हो, तो ऐसे इस तरीके से दिक्कत हिलाते रहते तो फिर अचानक से कलर आता है, कौन सा कलर आता है? पिंक कलर आता है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें असली में Mn होगा ना, तो वो एक्चुअली में डार्क वायलेट कलर होता है, डार्क वायलेट, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम ब्लू, इट इज जस्ट लाइक कॉपर, ठीक है। लेकिन मैंगनीज +2 पिंक कलर होता है, तो ऐसे समझ लो कि +2 मतलब कम है, तो वो पिंक कलर का, फिर उसमें ज्यादा डालेंगे तो वो वायलेट हो जाएगा, तो +3 में वायलेट कलर है, ठीक है। आयरन के 2 हैं, आयरन का पहला येलो है, मतलब +3 येलो है। अच्छा ओके, मेरा फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए नहीं वर्क कर रहा था VG वाला, क्योंकि वो मैं उल्टा लगा रही थी, वेरी गुड बॉय, इस तरीके से उल्टा लगेगा, +2 में वेरी गुड बॉय, तो वेरी से वायलेट, ग्रीन और फिर उसके बाद ब्लू, ठीक है। हाँ, तो आयरन +2 देखो, आयरन +2 होता है ग्रीन कलर का, उसमें और बढ़ा गए तो होता है येलो कलर का, याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कॉपर +2 और कॉपर +3 दोनों होता है ब्लू पिंक कलर का, तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कलर ब्लू पिंक इज, बट जस्ट लाइक अ कैंडी, इट्स कैंडी, ओके। देन वी हैव निकल +2 इज ग्रीन इन कलर, और ये मैं बता रही हूँ, ये तो याद होना चाहिए, मैं क्यों पूछो मुझसे पूछो, क्योंकि मैंने इसको अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में किया है, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम में किया, मेरे पास ग्रीन कलर का सॉल्ट आया था, एंड आई डिड द टेस्ट फॉर एल्युमिनियम इवन दो इट वाज ग्रीन कलर। ग्रीन कलर तो मतलब ही निकल होता है, ठीक है। तो समझे इस बात को, मतलब मेरे दुख बहुत ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है कि तुम भी समझो, ज्यादातर सॉल्ट्स ग्रीन कलर के होते हैं, वो निकल के ही सॉल्ट्स पाए जाते हैं। उसके बाद कॉपर ब्लू कलर का, तो ये CU से भी आता है, तो CU मतलब ब्लू, तो ठीक है। और जिंक लास्ट में कलर स्टार्टिंग, और ये लास्ट में कलर। तो इस तरीके से इनको याद करो। कॉम्प्लेक्स ये जो है एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं या पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, और ये छोटी मोटी बातें हैं।
तो हमें ये इतना और कवर करना है, लेकिन इसको कवर करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैंने इतना टाइम लिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं इसका काम करूँगी, इसका शॉर्ट पॉइंट्स बना के रखूँगी ताकि आई जस्ट से द शॉर्ट पॉइंट्स और ये पूरे पैराग्राफ्स में ना पढ़ने पड़े। अंटिल देन यू कैन रिवाइज द थिंग्स व्हिच आई टोल्ड एंड रिवाइज दिस टेबल, इट्स गुड। एक बार मतलब अपने दिमाग में सोच लो कि हाँ रेडियस घटना चाहिए, फिर रेडियस चेक करो सच में घटता है कि नहीं घटता है, उसके बाद देखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रही है, तो इस तरीके से समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। ट्राई इट ऑन योर बाय।